राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 23। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टार्ट किया था एंड आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वैसे तो भाई ये टॉपिक हम श्रोडिंजर इक्वेशन में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, हम एक्स डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में ले लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या भाई। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 11th और 12th क्लास में हम कैसे पढ़ते थे कि कोई सेपरिंग होता है हमारे पास, वो टू एंड फ्रो ऐसे मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन कहते हैं। तो हमने क्या माना कि हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, p²x/2m। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ये रिलेशन भी भाई आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता था। हम m से मल्टीप्लाई करते थे, m से डिवाइड कर देते थे, तो नोमिनेटर में जो m²v² हो जाता था उसको p² लिख देते हैं और डिवाइड में 2m बच जाता है। ठीक है, तो p²/2m ये रिलेशन होती है, प्लस हाफ m⍵²x²। ये क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी है। आप लोगों ने कई बार इसको हाफ के x² में पढ़ा होगा, और ये हम हाफ m⍵²x² भी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन होता है, हमारे पास ओमेगा बराबर क्या होता है, √k/m होता है। तो वहां से आप k की जगह पे m⍵² पुट कर सकते हो। ओके, तो अब देखो भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होती है, ई मिनिमम बराबर हो जाएगा डेल्टा ई। इसको हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए हम डेल्टा ई लिखेंगे, पी एक्स डेल्टा पी एक्स हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास मोमेंटम को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना मिनिमम, जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी मिनिमम होती है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो कितनी मिनिमम होती है, उनको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा पी एक्स से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर डेल्टा पी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम टू फाइंड द पार्टिकल, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टू फाइंड द पार्टिकल। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m हो गया, प्लस हाफ m⍵² इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया। जहां जहां x था वहां डेल्टा एक्स पुट हो गया, पी एक्स की जगह पे डेल्टा पी एक्स पुट हो गया। तो ई मिनिमम के हमारे पास ये रिलेशन आ जाते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो भाई हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे और इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में ले आएंगे, और वहां से हम फिर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसमें पुट करके ई मिनिमम निकाल लेंगे। तो देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स किसके बराबर होता है, h⁻/2 के बराबर होता है। हम क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम के लिए पढ़ रहे हैं। मिनिमम वैसे तो हमारे पास ये क्या था, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो h⁻/2 ही होगी। तो हमने क्या ले लिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, h⁻/2 है। यहां से हमने डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई, h⁻/2 डेल्टा एक्स आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहां से हमने जहां जहां पे डेल्टा पी एक्स था वहां पे क्या पुट कर दिया, h⁻/2 डेल्टा एक्स पुट कर दिया। तो हमने ये पुट कर दिया, यहाँ पे ये एक वेरिएबल की फॉर्म में आ गई, डेल्टा एक्स की फॉर्म में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हम इसका यूज करके यहाँ से डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और ई मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो भाई हमारे पास क्या हो गया, डी ई मिनिमम बाई डी डेल्टा एक्स बराबर है 0। ठीक है, अब भाई कई जगह पे आप ये लिखते हो कि डी ई मैक्सिमम अपन में डी डेल्टा एक्स बराबर है 0, कई जगह पे आप लिखते हो डी ई मिनिमम बाई डी डेल्टा एक्स बराबर है 0। ये आप 0 क्यों लिखते हो, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास, किसी भी के भी रिस्पेक्ट में हम 0 क्यों लिखते हैं, इसका रीजन बताता हूँ भैया आपको मैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। हम कोई भी मिनिमम वैल्यू लेते हैं या कोई भी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं,
मिनिमम का मतलब क्या है कि वो सबसे लोएस्ट है, अब उससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या है, सबसे मिनिमम है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई। क्या है, सबसे मिनिमम है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन है वो जीरो होता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू लेते हो और उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी ऑलवेज जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू ले रही हैं। इसका मतलब क्या है, उस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, जो फर्स्ट कोई भी मिनिमम हो या कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हो, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, वो ऑलवेज जीरो के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट देके लिख सकते हो आप, या नहीं तो भूल जाओगे। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ई मिनिमम बाई डी डेल्टा एक्स बराबर जीरो हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स है, इतना बेसिक डिफरेंशिएशन मैं क्या ही बताऊं, आप कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, पावर -2 हो जाएगी, -2 आगे आ जाएगा, ऊपर की पावर माइनस का क्यूब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आके प्लस क्यूब हो जाएगा। तो -2h बार स्क्वायर बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स का 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 2 डेल्टा एक्स बराबर है 0 आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर सकते हो भाई। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, को इधर उधर लेके जाओ और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो हमने क्या किया, हमारे पास आ गया एच बार स्क्वायर बाई 4m बराबर हो गया m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स की पावर 4 हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई, एच बार स्क्वायर अपॉन में 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एच बार अपॉन में 2m ओमेगा आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जहां जहां पर डेल्टा एक्स था या डेल्टा एक्स स्क्वायर वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आता है, यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो ये वैल्यू पुट कर गई, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो ये हमने ये वैल्यू पुट कर दी। जो कट रहा है उसको काट दो, काटने के बाद क्या मिलता है, 2m ओमेगा बाई एच बार अपॉन 8m प्लस 1/4 ओमेगा एच बार। m से m खत्म, 2 चौके 8 हो गया, तो 1/4 एच बार ओमेगा प्लस 1/4 एच बार ओमेगा, क्या वैल्यू आ गई, हाफ एच बार ओमेगा हो गई। और यही हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ओके, ये रिमेंबर भी रही भाई, आपको क्या होती है, हाफ एच बार ओमेगा होती है। सेकंड क्वेश्चन है भाई हमारे पास, या सेकंड एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो। तो हमारे पास देखो भाई, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को तो हम पी स्क्वायर बाई 2m लिख देंगे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस का k Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, आप लोगों को पता है हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q1 की जगह पे प्रोटॉन पुट कर दो, Q2 की जगह पे इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, Q1 की जगह पे प्लस ई पुट करो और Q2 की जगह पे क्या पुट करो, माइनस ई पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पर वो माइनस इसलिए साइन आता है भाई कि हमारे पास एक प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए माइनस साइन आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आ गया पी स्क्वायर बाई 2m हो गया, माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन में आर आ गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, जो हम आखिरी में पुट भी कर देंगे कि जेड बराबर 1। आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, आखिरी में भी पुट कर सकते हो, जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ई मिनिमम मतलब डेल्टा ई हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर बाई 2m माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में डेल्टा आर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमने मिनिमम निकाल दिया। तो ई मिनिमम क्या हो गया, डेल्टा पी का स्क्वायर बाई 2m माइनस के जेड डी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पे आप डेल्टा आर भी रख सकते हो या फिर आर भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। रेडियस हमारे पास फिक्स होती है भाई, किसी भी स्पेरिकल बॉडी की जो रेडियस है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसको आप डेल्टा आर भी लिख सकते हो और सिंपल आर भी लिख सकते हो। आर लिखने से भी ये गलत नहीं होगा और डेल्टा आर भी लेके चलोगे तो भी गलत नहीं होगा। फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो गया एच बार के। अब देखो भाई, हम कई केस में एच बार बाई 2 भी लिखते हैं, कई जगह पे एच बार भी लिखते हैं। तो मैंने कल जो वीडियो बताई थी जिसमें हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें मैंने दोनों केस बताई थी कि कई बुक में ये दिया होता है, कई बुक में ये दिया होता है। जो स्पेरिकल केस होता है, स्पेरिकल केस में हम सिर्फ और सिर्फ एच बार लेके चलते हैं,
और अदर केस के लिए या अदर पार्टिकल अदर बॉडी के लिए हम h/2 लेते हैं। तो आप भी ये नोट देके लिख लो स्पेशल कि कोई भी स्पेरिकल बॉडी होगी उसके लिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डेल्टा पी डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली h बार होता है, एंड अनदर केस के लिए h/2 होता है। ओके, स्पेरिकल बॉडी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डेल्टा पी डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली हो गया h बार के इक्वल हो गया। यहां से हमने क्या किया, डेल्टा पी फाइंड आउट कर लिया जो कि h/r आ गया। यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे वैल्यू पुट करो। अब देखो जैसे हम डेल्टा पी की जगह पे h/r पुट करते हैं तो हमारे पास ये सारी रिलेशन एक वेरिएबल r की फॉर्म में आ जाती है। अब वही हम यूज करेंगे, डी मिनिमम बाई डी आर बराबर है 0 हो गया। वहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहां से डेल्टा पी की वैल्यू आ गई भाई h/r, पुट इन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया तो आ गया ई मिनिमम बराबर हो गया h/2/2mr² माइनस kz² अपॉन में r हो गया। अब मैंने ये वही नोट दे के लिख रखा है जो थोड़ी देर पहले समझा था कि ई मैक्सिमम का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ई मिनिमम का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे भाई मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, डी मिनिमम बाई डी आर बराबर क्या हो गया 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको जब आप सोल्व करते जाओगे तो हमारे पास क्या हो गया 1/r। ये यहाँ से आप आर की वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो हमें इस इक्वेशन में पुट करना, तो यहाँ पे 1/r² है 1/r है, तो आप 1/r और 1/r² की फॉर्म में ही वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो हमारे पास 1/r की वैल्यू तो हो गई kz² अपॉन m अपॉन h/2 और 1/r² की वैल्यू हो गई kz² m अपॉन h/2 का स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे आप पुट करो 1/r² की वैल्यू और 1/r की वैल्यू, हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करते हैं, कुछ भी कट पट रहा है तो उसको काट दो। काटने के बाद इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये हाफ की फॉर्म में है, ये फुल की फॉर्म में, मतलब हाफ में 1/2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हाफ की फॉर्म में, ये क्या 1 की फॉर्म में, तो 1/2 माइनस का 1 करे तो माइनस का 1/2 आ रहा है। और यहाँ पे k² z² की पावर 4 m अपॉन h/2, इसमें भी वही है k² z² की पावर 4 m अपॉन h/2 है। तो क्या वैल्यू मिल गई हमें, माइनस का 1/2 k² z² e की पावर 4 m अपॉन h/2 हो गया। इसको अरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इधर m e की पावर 4 अपॉन 4πε0 का स्क्वायर टू h/2 इंटू z²। k की वैल्यू क्या हो गई 1/4πε0 होता है, तो k² है तो 1/4πε0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है z बराबर है 1 होता है। और सारी वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। m की वैल्यू क्या होगी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होगा। e की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होगा। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। h कट हमारे पास क्या होता है h अपॉन में 2π होता है। h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। तो सारी की सारी वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, इसको सोल्व करने के बाद मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन लगा दिया। z बराबर है 1 ले लिया। अगर किसी और एटम के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें z की वैल्यू और पुट कर देना। हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें क्या मिलता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। यही हम स्ट्रोडिंजर इक्वेशन से भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो भाई एक एप्लीकेशन और रह गई, उसके बाद एक और है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। मतलब क्या है भाई कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, इसका रीजन देखो। सबसे पहले हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और फिर हम देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए,
और फिर हम उसका कंपेयर करते हैं क्या वाकई ही में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर पाता है। तो देखो, लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। फर्मी मीटर में हमारे पास रेडियस है, हमारे पास जो न्यूक्लियस हो उसकी क्या है, फर्मी मीटर में रेडियस है। तो लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर देन फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किस शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। और स्पेरिकल शेप के लिए मैंने बताया क्या लेते हैं हम, डेल्टा पी डेल्टा आर अप्रोक्सीमेटली एच बार के इक्वल लेते हैं। अगर कोई और बॉडी होती तो एच बार बाई 2 लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस शेप है, सॉरी स्पेरिकल शेप है, तो स्पेरिकल शेप में सिर्फ एच बार लेते हैं। तो वही डेल्टा पी किसके बराबर हो गया, एच बार बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर को हम अप्रोक्सीमेटली आर भी लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस अप्रोक्सीमेटली फिक्स होती है। तो डेल्टा पी हमारे पास क्या हो गया, एच बार बाई आर आ गया। तो यहां से हमने क्या किया, बोथ साइड सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी से मल्टीप्लाई हमने क्यों की, क्योंकि हमें एच बार बाई सी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसका पता है, तो यहाँ पे इजीली सोल्व हो जाएगा। और हम लास्ट में हमारे पास जो डेल्टा पी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आखिरी में डेल्टा पी सी की वैल्यू मिलेगी, जिसको हम यहीं पे पुट करेंगे और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा पी सी बराबर हो गया एच बार सी अपोन में आर। एच बार सी की वैल्यू क्या होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। क्या होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। ओके, अब देखो भाई, वी नो एनर्जी ऑफ क्वांटम पार्टिकल। एनर्जी ऑफ क्वांटम पार्टिकल क्या होती है, ई बराबर होता है अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ पे मैंने एम ई लिख रखा है। एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एम ई का स्क्वायर सी की पावर क्या है, 4 है। इस रिलेशन को हम कहते हैं क्वांटम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। क्या कहते हैं, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, जो किसी फोर सिर्फ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड होती है। किसके लिए वैलिड होती है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड होती है। क्या है भाई ये, ई बराबर है अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम ई का स्क्वायर सी की पावर 4। ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसमें हम डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में हम भी अप्लाई करते हैं और एनर्जी फाइंड आउट करते हैं भाई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ई मिनिमम बराबर हो गया डेल्टा ई बराबर हो जाएगा अंडर द रूट पी की जगह पे डेल्टा पी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एम ई का स्क्वायर सी की पावर 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि हम यहाँ पर मान कर चल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में है, एग्जिस्ट कर रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। ओके, ई मिनिमम बराबर हो जाएगा अंडर द रूट डेल्टा पी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा पी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एम ई सी स्क्वायर ये क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है भाई, डेल्टा पी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एम ई स्क्वायर सी की पावर 4 से। तो हमारे पास ये ग्रेटर हो गया, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, अंडर द रूट डेल्टा पी स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। यहाँ से डेल्टा पी सी बच गया। क्या बच गया, डेल्टा पी सी। और डेल्टा पी सी की वैल्यू क्या थी, एच बार सी अपोन में आर थी। तो हमने एच बार सी अपोन में आर इसको पुट कर दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो ई मिनिमम है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मिलेगी, 20 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, 20 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिलेगी। सो इलेक्ट्रॉन शुड हैव 20 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में रहने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 20 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। बट इन बीटा डीके वी फाउंड दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बट हम बीटा डीके में हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होता है उसके पास सिर्फ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही होती है। सो वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन कांट हैव सच लार्ज एनर्जी, सो इट कांट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। इसलिए क्या ही न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है। ओके, आ गया समझ में। लास्ट एप्लीकेशन है भाई कि हमारे पास नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हमारे पास जो नेचुरल विड्थ है वो स्पेक्ट्रल लाइन वो कितनी होती है। अब हम वो फाइंड आउट करेंगे इस प्रिंसिपल की हेल्प से। देखो भाई, जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटोन एमिट होता है।
जिसकी एनर्जी एच म्यू होती है, पर ये एनर्जी एग्जैक्टली मेजर नहीं होती है, इसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इसलिए इसकी पोजीशन हमारे पास जो इसकी जो भी पोजीशन होती है, लाइक ये हमारे पास अगर एमिट करा तो ऐसी पोजीशन बन जाती है। लाइक आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, हम पढ़ते थे भाई कि ब्लेमर सीरीज, पास्टन सीरीज, पफंड सीरीज, ये लाइमन सीरीज, उनमें हमारे पास ऐसी क्या बनती थी, हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बनती थी भाई, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए इसकी जो पोजीशन होती है उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इसी अनसर्टेनिटी को हम नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। तो हमें इसकी विड्थ ही निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। तो देखो, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके, एच बार बाई 2। क्योंकि हमने बराबर क्यों लिया है, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, एच बार बाई 2 ही होगा। ओके, यहाँ पर हमने एनर्जी और टाइम का रिलेशन लिया भाई। और जगह पे तो हम क्या लेते थे, मोमेंटम और पोजीशन का रिलेशन लेते थे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी और टाइम का रिलेशन लिया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एमिट हो रहा है। ओके, तो डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, एच बार बाई 2 हो गया। ई की जगह पे एच म्यू है, तो डेल्टा इंटू एच म्यू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच बार बाई 2 हो गया। एच कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एच डेल्टा म्यू डेल्टा टी बराबर हो गया एच बार बाई 4 पाई हो गया। एच बार की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन में 4 पाई हो गया। एच बार की वैल्यू क्या है, एच अपॉन में 2 पाई होती है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दी। तो यहाँ से डेल्टा म्यू कितना हो गया, 1 अपॉन में 4 पाई डेल्टा टी हो गया। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कितना होता है भाई, 10⁻⁷ सेकंड होता है, तो हमने डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम देखते हैं कि डेल्टा म्यू कितना आ जाता है, 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई हर्ज आ जाता है। हर्ज क्या होता है, 1/सेकंड की को हम हर्ज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है, अपॉन में सेकंड है, इसको हम हर्ज लिख देंगे। तो 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई आ जाता है। वी नो म्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, और 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो सी म्यू बार हो जाएगा। म्यू बार से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से डेल्टा म्यू क्या हो जाएगा, सी डेल्टा म्यू का बार हो जाएगा। अब डेल्टा म्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई होता है, बराबर हो गया सी डेल्टा म्यू का बार हो गया। आप डेल्टा म्यू यहाँ से डेल्टा म्यू बार यहाँ से फाइंड आउट कर लो, तो डेल्टा म्यू बार क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई सी हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आप कट करके जब फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा म्यू बार की वैल्यू आपको मिलती है 1 अपॉन में 120 पाई मिलती है। क्या मिलती है, 1 अपॉन में 120 पाई मिलती है। इन स्पेक्ट्रल लाइन द विड्थ इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वेव नंबर। किसकी फॉर्म में मेजर किया जाता है, ये वेव नंबर की फॉर्म में मेजर किया जाता है विड्थ को, ठीक है। ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बन रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन में जो विड्थ है वो किसकी यूनिट में मेजर किया जाता है, वो वेव नंबर की फॉर्म में मेजर किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन में 120 पाई की जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे, विच इज वेरी स्मॉल, जो कि क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन खत्म होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भाई श्रोडिंजर इक्वेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।